Hi everyone, welcome to the Bansal Academy platform. So here in today's session, we'll discuss about the practice questions that will help you to boost your exam preparation for upcoming HPT. Let's start our discussion here. The first question in today's session is the energy required to break one bond DNA is 10 raised to power minus। में यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में दैट एनर्जी जो हमें चाहिए, ठीक है, एक बॉन्ड को ब्रेक करने के, ठीक है, डीएनए में वो एनर्जी हमारे पास कितना गिवन है 10⁻⁻20 एंड दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियर। तो हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू है हमारी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी, राइट। तो हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि जो कन्वर्जन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। तो ये हमारे पास क्या होता है कन्वर्जन रिलेशन। तो अब हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी है हमारे पास -20 जूल, इसको हम डिवाइड कर देंगे इस फैक्टर के साथ 1.6 10⁻⁻, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी डिवाइड होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, वो अप्रोक्सीमेट आएगी 0.065 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास two bodies of mass 4 kilogram and 6 kilogram. These are tied to the ends of massless string. तो ये हमें यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है कि ये हमारे पास क्या है, एक डी है, ठीक है। तो डी के अक्रॉस ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग क्या है हमारे पास मासलेस स्ट्रिंग है, दिस द मासलेस स्ट्रिंग। और इसके दो एंड्स पे, स्ट्रिंग के एंड पे क्या है, दो मासेस बॉडीज अटैच की गई हैं। एक का मास कितना है 4 किलोग्राम, दूसरे का कितना है 6 किलोग्राम। तो ये स्ट्रिंग जो है इट पासेस ओवर ए पुली विच इज अ फ्रिक्शनलेस। ये पुली भी क्या है फ्रिक्शनलेस। तो जो ये जो स्ट्रिंग है ये स्मूथली यहाँ पे मूव कर रही है इस पुली। द एक्सलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें यहाँ पे पूछा गया है सिस्टम की एक्सलरेशन कितनी होगी, ठीक है, और किसके टर्म्स में निकालना है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म्स में। तो अब हम यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सभी फोर्सेस जो यहाँ पे लग रही हैं इन बॉडीज पे वो फाइंड कर, ठीक है। अब ये जो 6 किलोग्राम वाली बॉडी है इसके वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, और वेट की वजह से फोर्स कितना लगता है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। तो मास कितना है इसका 6 इंटू, तो ये वेट की वजह से फोर्स इसके इसके ऊपर किस तरफ लग रही है, नीचे की। और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स होती है, टेंशन फोर्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगती है ये। और ये अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसकी डायरेक्शन होती है टेंशन, ठीक है। तो ये टेंशन फोर्स की डायरेक्शन इस तरह, और तो कोई फोर्स नहीं लग रही है इस बॉडी पे, ठीक है। अब बात करते हैं इस 4 किलोग्राम बॉडी के ऊपर फोर्स। इसके ऊपर वेट की वजह से फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगी, कितनी लगेगी, दैट इज m इंटू जी। मास इसका कितना है 4, साथ में g के साथ मल्टी, और इसमें जी जो स्ट्रिंग में टेंशन जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन है, जो टेंशन की डायरेक्शन होती है दैट इज अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया, यहाँ पे फोर्स सारी फाइंड कर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्सेस बैलेंस करके इक्वेशंस, राइट। अब देखिए ये जो मास है ये ज्यादा है 6 किलोग्राम और ये बॉडी का मास कम है, तो ऑब्वियस है ये सिस्टम नीचे की तरफ जाएगा इस तरह। ये जो मास है 6 किलोग्राम वाला इसकी एक्सलरेशन नीचे की तरफ होगी। अगर ये मास नीचे की तरफ जा रहा है तो ये जो 4 किलोग्राम वाली बॉडी है ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसकी एक्सलरेशन ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ इसका मूव, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम के लिए मैं यहाँ पे इक्वेशन जो है वो लिखूंगी फोर्सेस को बैलेंस करके। अगर फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाए हम, ये हमारा 6 किलोग्राम वाला मास हो गया, इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही है वो यहाँ पे शो कर देते हैं, वेट की वजह से फोर्स इस तरफ,
टेंशन की वजह से फोर्स इस तरफ और इसका मोशन इस तरफ हो रहा है, तो मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्स m इंटू एक्सलरेशन, फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सलरेशन, यानी कि 6 इंटू वो वाली फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फोर्सेस को बैलेंस कर, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस है ये जो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो ज्यादा फोर्स लग रही है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? t माइनस 6g, और ये किसके इक्वल आ गया? 6। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब सिमिलरली हम जो बॉडी है जिसका मास कितना है 4 किलोग्राम, के लिए अगर एफबीडी बनाए, ये हमारे पास उसका मास 4 किलोग्राम, पे फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, एक सेकेंड, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो ये 4 किलोग्राम मास हो गया, इसके ऊपर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ 4g, ठीक है, वेट की वजह से, टेंशन वाली फोर्स ऊपर की तरफ, ये यस, ये जो 6 kg वाला ये गलत लिख दिया, एक सेकेंड, डायरेक्शन जो है फोर्स की वो गलत ले ली, क्योंकि ये जो मास है बड़ा है, ठीक है, तो ये बॉडी जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू एम इंटू ए, दैट इज 6 इंटू ए, तो नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे वाली फोर्स बड़ी हुई ना, ये आ जाएगा 6g माइनस टी, ये 6g बड़ी होगी तभी तो ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू 6 इंटू, ठीक है। अब ये जो 4 kg वाली जो बॉडी है ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी, दैट इज m इंटू ए, और वो कितनी आ जाएगी? दैट इज 4। अब क्योंकि इसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो ऊपर वाली फोर्स, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है वो बड़ी होगी, इक्वेशन अगर बैलेंस करके लिखे क्या आएगा? t माइनस 4g, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास सेकेंड। अब ये जो दो इक्वेशंस आई इनको सॉल्व कर लेते हैं सिस्टम की एक्सलरेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, दैट इज 6g माइनस टी इक्वल टू 6a, t माइनस टी इज इक्वल टू 6a, दूसरी इक्वेशन थी t माइनस इक्वल टू, इन इक्वेशंस को मैं यहाँ पे ऐड कर, जब हम ऐड करेंगे ये टेंशन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 इक्वल टू 10a, सिस्टम की एक्सलरेशन यहाँ से आ गई 2 अपॉन 10, और a की वैल्यू हमारे पास आ गई g बाई, ये हमारे पास सिस्टम की एक्सलरेशन आ गई, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वायर ऑफ लेंथ l as the cross sectional area a, it is hanging from a fixed, तो लेट्स से ये हमारा फिक्स्ड सपोर्ट है जिससे हमने एक वायर जो है वो हैंग की हुई। अब वायर जो होती है वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ऐसे कुछ ऐसे हैंग हो रही है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? l है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका a है। The length of wire changes to L1 when a mass m is suspended from its free end. तो हमने क्या किया, इसके फ्री एंड पे एक मास अटैच कर दिया, जब मास अटैच कर दिया तो क्या हो गई? उसकी लेंथ चेंज हो गई, ऐसे, ठीक है, तो ये लेंथ चेंज होके L1 हो गई है, ठीक है, मास जो है जब हमने हैंग किया, ये मास हैंग, द एक्सप्रेशन फॉर द यंग मॉडुलस इज, हमें यहाँ पे यंग मॉडुलस का एक्सप्रेशन निकाल, यंग मॉडुलस का रिलेशन क्या होता है हमारे, दैट इज, तो हमारे पास होता है ये स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये रेशो होती है हमारे पास यंग मॉडुलस की। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ, लेंथ कितना चेंज हुआ है? जब मास हैंग किया तो लेंथ कितना था? L1, ओरिजिनल लेंथ L, तो ये हमारे पास चेंज इन लेंथ आ गया,
और जो फोर्स है वो कितनी लग रही है, वो इस मास के वेट की वजह से ही फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से इसका लेंथ चेंज हुआ, तो फोर्स कितना आ जाएगा। तो ये वैल्यूज यहाँ पे फिल कर देते हैं। फोर्स की वैल्यू mg l, और ये एरिया डेल्टा एल की वैल्यू L1 माइनस, ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन यंग मॉडुलस। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर द मोनोएटॉमिक गैस इज, where kb is the Boltzmann constant and T is the absolute। अब मोनोएटॉमिक गैस के लिए थर्मल एनर्जी निकाल, थर्मल एनर्जी मतलब एवरेज थर्मल एनर्जी मतलब जो टेम्परेचर की वजह से एनर्जी मिल रही है, ठीक है, मॉलिक्यूल को, एटम मोनोटॉमिक गैस में, ठीक है, एटम को, तो वो थर्मल एनर्जी क्या होता है, जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी आए। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने होते हैं, डी। तो हमारे पास अगर इसकी एनर्जी लिखनी है तो हम कैसे लिखते हैं, F/2 KBT, पार्टीशन थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स 3/2, तो ये हमारे पास क्या आ गई इसकी एवरेज थर्मल एनर्जी। ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following graph represents a variation of resistivity with the temperature of। तो रेजिस्टिविटी की वेरिएशन बतानी है कि कैसे वो टेम्परेचर के साथ चेंज, ठीक है, किसके लिए, कॉपर के लिए। अब जो कॉपर है वो हमारा क्या होता है, मेटल, दैट इज कंडक्टर। तो यानी कि जब हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या होगा यहाँ पे, टेम्परेचर जब कंडक्टर में बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, जो ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से, और वो ज्यादा एनर्जी के साथ मूव करेंगे, यानी कि कोलिजन टाइम यहाँ पे कम होगी। कोलिजन टाइम क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं, तो जब कोलाइड करेंगे, रास्ते में कोई आ रहा है उनके पाथ पे, ठीक है, बीच में कोई रास्ते में अगर मिल रहा है उनको कोई, उसके साथ वो कोलाइड कर रहे हैं, तो वो टाइम जो कोलिजन टाइम है वो डिक्रीज कर, राइट। अब जो रेजिस्टिविटी होती है उसका रिलेशन हमारे पास क्या होता है, m पर n e स्क्वायर टाउ, ये रिलेशन होता है हमारे पास रेजिस्टिव। अब ये जो टाउ है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन टाइम, राइट। अब यहाँ इस रिलेशन से क्लियरली पता चल रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है 1/टाउ के साथ इनवर्सली, यानी कि टाउ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, टाउ डिक्रीज हो रहा है, तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन सा ग्राफ जो है वो इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी को शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो वेरिएशन होती है, देखो ये जो हमारा बी ऑप्शन है, ये तो डिक्रीज को शो कर रहा है, ये भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये डिक्रीज को शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ए और सी में से कोई ऑप्शन हो, ठीक है, कि ये ग्राफ भी शो कर रहा है, ये ऐसे यहाँ ओरिजिन से कुछ वैल्यू मिल रही है, रो की, और फिर विद द टेम्परेचर ये ऐसे इंक्रीज कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे है, ठीक है, और ये कर्व है। तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलता है हमें वेरिएशन का, वो पैराबोलिक फॉर्म, तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर, कि जब कंडक्टर के केस में हम कॉपर यहाँ पे है, वो कंडक्टर है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन टाइम क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, कोलिजन टाइम कम हो गया, तो रिलेशन से अगर डिपेंडेंसी निकाले तो इनवर्स रिलेशन आ रहा है, तो कोलिजन टाइम अगर कम हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कलर कोड रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो, ये हमारे पास कलर कोड दिया हुआ है रेजिस्टेंस का, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली आर, तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस और टॉलरेंस की वैल्यू निकाल, तो ये क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं, हमें यहाँ पे एक जो टेबल है, मतलब
जब कलर्स का ऑर्डर है वो याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या होती है हमारे पास टेबल में वैल्यू ई बी। देखो हमें यहाँ पे ये लाइन याद रखनी है, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। बस ये लाइन याद रखनी है। ये लाइन क्यों याद रखनी है? बिकॉज हमें जो कलर्स का सीक्वेंस है वो याद रहना। ए वाला बी शो करता है ब्लैक कलर, बी ब्राउन कलर, ठीक है। रॉय में से आर रेड कलर, ओ ऑरेंज, वाई येलो को के लिए आ गया, ठीक है। ऑफ में से कुछ नहीं आएगा। ग्रेड का जो जी है वो हमें देगा यहाँ पे ग्रीन। फिर ब्रिटेन का बी जो होगा दैट इज ब्लू, को कॉरस्पॉन्डिंग है। हैज में कुछ नहीं है, ए भी नहीं है। वेरी से वी जो आएगा दैट इज वॉयलेट। जी फिर गुड में से जी आएगा दैट इज ग्रे, और वाइफ में से डब्ल्यू आएगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग वाइट। तो ये सीक्वेंस हमें कलर्स का याद रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, बस काउंटिंग लिखनी है, टेबल बन गया हमारा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, काउंटिंग लिखेंगे पहले तो। ये 0 1 3 5 6 7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देंगे। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में मेंशन है, देखो फर्स्ट कलर बैंड कौन सा है, फर्स्ट कलर बैंड है हमारा येलो। तो ये जो येलो कलर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया जिसमें हमने काउंटिंग लिखी है, ये फर्स्ट और सेकंड कलर बैंड की वैल्यू इस कॉलम से देखनी है, और जो थर्ड कलर बैंड की वैल्यू है वो इस कॉलम से देखनी है। और जो फोर्थ कलर बैंड है उसके लिए हमें ये याद रखना है, फोर्थ कलर बैंड हमें टॉलरेंस के बारे में बताता है। तो टॉलरेंस की वैल्यू अगर तो गोल्ड है फोर्थ कलर बैंड तो उसकी वैल्यू +-5%, सिल्वर के लिए हमारे पास आ जाएगा +-10%, अगर कोई कलर नहीं है तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा +-, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट कलर बैंड कौन सा है, येलो। तो येलो के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर देखो क्या आ रहा है, येलो ये रहा। फर्स्ट कलर बैंड से ही वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट कलर बैंड के लिए इस कॉलम से वैल्यू निकलेगी, तो पहला नंबर आ गया 4, ठीक है, येलो के कॉरस्पॉन्ड। फिर हमारे पास नेक्स्ट कलर बैंड क्या है, वॉयलेट। सेकेंड कलर बैंड जो है वॉयलेट है उसकी वैल्यू भी इस फर्स्ट कॉलम से निकलेगी, तो वॉयलेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा नंबर क्या है, 7, ठीक है। अब थर्ड कलर बैंड देखते हैं, थर्ड कलर बैंड है हमारे पास ब्राउन। तो जो ब्राउन है वो उसकी वैल्यू आएगी, थर्ड कलर बैंड इस कॉलम से वैल्यू आएगी। मल्टीप्लायर देखते हैं, ब्राउन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, 10 इंटू 10⁻⁴ प्लस माइनस। फोर्थ कलर बैंड हमारे पास क्या है, दैट इज गोल्ड। गोल्ड की टॉलरेंस हमारे पास कितनी है, +-5%। तो ये रेजिस्टेंस आ गई 470 +-5% टॉलरेंस आ गई है, 470 ओम। तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in the young double slit experiment if the separation between coherent sources is halved। हमने क्या किया, जो हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें सोर्सेस के बीच सेपरेशन जो है वो हाफ कर दी। अगर पहले सेपरेशन डी थी, स्मॉल डी, उसको क्या कर दिया, dy2 कर, ठीक है। और जो डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन है फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेस को डबल कर दी। स्क्रीन का डिस्टेंस पहले डी था ओरिजिनली, तो उसको डबल कर दिया यानी कि 2 टाइम्स कर दिया। देन फ्रिंज विड्थ बिकम, हमें बताना है फ्रिंज विड्थ कैसे चेंज होगी। तो देखिए फ्रिंज विड्थ का जो रिलेशन होता है वो होता है हमारे पास लैम्डा कैपिटल डी ओवर। अब न्यू फ्रिंज विड्थ निकाल लेते हैं,
डी को कितना चेंज किया, कैप टू डी। स्मॉल डी को क्या किया है, हाफ किया है। तो ये हमारे पास जो न्यू फ्रिंज विड्थ है ये 2 ऊपर जाएगा। दिस इज 4 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी पर। तो ये जो न्यू फ्रिंज विड्थ आ रही है वो 4 टाइम्स वैल्यू मिल रही है। तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज ए मीडियम इज 6 माइक्रो। तो यहाँ पे हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है, और अगर एयर मीडियम है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, दैट इज 6 माइक्रो। With the introduction of dielectric medium, the capacitance becomes 30 माइक्रो। तो यहाँ पे मैं डायलैक्ट्रिक जब इंट्रोड्यूस करवाया तो ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये वैल्यू कितनी है कैपेसिटेंस की, 30 माइक्रो। हमसे पूछा गया है परमिटिविटी कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जो कैपेसिटेंस होती है वो के टाइम्स बढ़ जाती है। के क्या है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है वो किसकी रेशो होता है, एप्सिलॉन मीडियम पर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये डायलैक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस, ये एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपेसिटेंस ऑफ व्हेन द मीडियम इज एयर। यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं, इस रिलेशन में हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। तो ये डायलैक्ट्रिक के केस में कितनी आई थी, 30 माइक्रोफेरेड। यूनिट्स कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल ही हो जाएंगी। तो एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में 8.85 10⁻⁻12, और ये वैल्यू कितनी है, 6। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, फैक्टर 5 आ गया। तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या आई, 8.85 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻, कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 5 25, 8 5 40, 8 5 44 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। अब डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं, 0.44 इंटू 10⁻⁻10। सी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट डायमेंशंस ऑफ द स्ट्रेस आर। तो स्ट्रेस के डायमेंशंस निकालनी है। स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो फोर्स की डायमेंशंस होती है दैट इज एम एल टी, और एरिया की डायमेंशंस क्या होती है, एल स्क्वायर। अब ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई, एम एल माइनस वन टी माइनस। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास, ऑप्शन डी, जो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, assume that the light of wavelength 600 nanometer, हमें यहाँ पे wavelength given है 600 nanometer, it is coming from a star, the limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 meter। तो ऑब्जेक्टिव का डायमीटर दिया गया है 2 मीटर। हमें यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालना है टेलीस्कोप केस पे। तो उसका रिलेशन हमारे पास होता है 1.22 लैम्डा ओवर कैपिटल। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, 1.2 इंटू वेवलेंथ कितना है 600 नैनोमीटर, मीटर में चेंज कर दिया, और डी डायमीटर कितना है 2। तो ये कैंसिल हो गया फैक्टर 300। तो ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या मिला, 1.22 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा, दिस इज 6.3 इंटू 10⁻⁻। तो ये ऑप्शन ए मिल रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सीरीज एलसीआर सर्किट, इट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स। तो हमारे पास क्या है, एलसीआर सर्किट है, यानी कि हमारे पास इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज सर्किट है हमारे। फर्स्ट, when the L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is pi/3। तो क्या किया, एल को मूव कर दिया, रिमूव कर दिया, इंडक्टर को रिमूव कर दिया, तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है करंट और वोल्टेज के बीच में, pi/3, राइट। इफ इंस्टेड सी इज रिमूव्ड, अगर इसकी जगह कैपेसिटर को रिमूव किया सर्किट से, तो फेज डिफरेंस फिर से कितना आया, pi/3 बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। निकालना क्या है, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, राइट। अब पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, cos⁵। यानी कि मुझे यहाँ पे फाई की वैल्यू चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए, तभी मुझे यहाँ पे पावर फैक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे दो केसेस गिवन है। पहले फर्स्ट केस की बात करते
केस 1 में क्या किया, एल को रिमूव। जब एल को रिमूव करेंगे तो हमारा सर्किट कैसा बनेगा, आरसी सर्किट। ठीक है, और आरसी सर्किट में हमारा जो फेज डिफरेंस है वो हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास क्या आएगा, रिलेशन एक्स सी बाय, ठीक है, आरसी सर्किट बचेगा ना, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। तो इसके केस में हमारा जो फेज डिफरेंस होता है tan फाइव, वो किसके इक्वल होता है, एक्स सी बाय आर। तो ये फेज डिफरेंस कितना आया हमारे पास, दैट इज पाई बाई थ्री। तो tan फाइव की वैल्यू यहाँ पे पाई बाई फाइव की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं, tan पाई बाई थ्री, दिस इज एक्स सी बाय आर। और ये पाई बाई थ्री कितना एंगल होता है, 60, tan 60 कितना होता है, √3 एक्स सी बाय आर। तो एक्स सी की वैल्यू हमारे पास आ गई √3 टाइम्स ऑफ। ठीक है, अब सेकेंड केस में उन्होंने क्या किया, दैट इज कैपेसिटर को रिमूव कर दिया। अगर कैपेसिटर रिमूव कर दिया तो हमारे पास कैसा सर्किट बनेगा, एलआर सर्किट बनेगा। तो इस केस में हमारे पास जो रिलेशन होता है फेज डिफरेंस tan फाइव, वो किसके इक्वल होता है, एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, तो जब कैपेसिटर रिमूव किया तो जो फेज डिफरेंस है वो कितना आया, पाई बाई थ्री ही मिला फिर से। तो यहाँ पे फाइव की वैल्यू फिर से हम फिल कर देंगे, tan पाई बाई थ्री इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर। तो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू क्या आ गई, √3। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि एलसीआर सर्किट की पावर फैक्टर बताना है। अब देखो, जब हमारे पास एलसीआर सर्किट है, पूरे तीनों लगे हुए हैं, उस केस में हमारे पास तो फेज डिफरेंस tan फाइव है, वो किसके इक्वल होता है, एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स सी और एक्सएल की वैल्यू क्या है, √3 आर, सेम ही तो है। तो tan फाइव क्या आ जाएगा, और फाइव की वैल्यू क्या मिली मुझे यहाँ पे। अब पावर फैक्टर निकाल लेते हैं। पावर फैक्टर हमारा जो है वो क्या है, cos फाइव। तो फाइव की वैल्यू क्या है, 0। तो cos ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1। तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी मिलती है, 1 में। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन सी, विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज द डायपोल मोमेंट। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की डायपोल मोमेंट गिवन है। ठीक है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू है 16 इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर। The electric potential due to dipole at a point at a distance 0.6 meter from the center of dipole situated on the line making an angle of 60 degree with the dipole. Let's say ये मेरा short dipole ऐसे है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। अब जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस 0.6 मीटर है, और वो सेंटर ऑफ डायपोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं हम, ठीक है, 0.6 मीटर। और ये किस लाइन पे सिचुएटेड है, मेकिंग एंगल 60। तो कुछ ऐसा बड़ा है इस पॉइंट पी, अगर ये बात करें ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें रिलेशन पता है पोटेंशियल का, कि डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, के पी कॉस थीटा अपॉन। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, याद रखने हैं। तो के क्या होता है हमारे पास, ये फैक्टर जो हमें गिवन है, के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ ये क्वेश्चन में गिवन है। पी इज द डायपोल मोमेंट कितना है, 16 इंटू 10⁻⁻⁹ सेंटीमीटर को मीटर में कर देंगे। ठीक है, और कॉस थीटा कितना है, 60 डिग्री, और आर डिस्टेंस कितना है, 0.6 मीटर का स्क्वायर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अप्रोक्सीमेट 200। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन आयरन रोड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599। आयरन रोड की ससेप्टिबिलिटी जो है वो 599 गिवन है। इट इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, द परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द रोड, हमें यहाँ पे परमिएबिलिटी निकालनी है मटेरियल। ठीक है, हमारे पास रिलेशन क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी किसकी रेशो होती है, मीडियम की परमेबिलिटी मटेरियल की, दैट इज द फ्री स्पेस की रेशो। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी इसकी रेशो मिलेगी हमें। तो यहाँ पे हमें म्यू एम पूछा गया है,
ये म्यू आर इंटू, अब जो म्यू आर है वो ये ससेप्टिबिलिटी के साथ कैसे रिलेट होता है, ये रिलेशन होता है, यहाँ पे फिल कर देते हैं इंटू, अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, तो म्यू आर क्या है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी 599 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻, तो ये म्यू किसके इक्वल आ गया 600 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻। अब ऑप्शन में देखिए पाई जो है वो है, तो 6 इंटू 4 24 हो गया, पाई इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2 5, तो ये ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये 2.4 है। अब यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं, तो ये 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4 आएगा, ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लॉन्ग सोलेनॉइड है, 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 100 टर्न्स है, कैरीज ए करंट ऑफ दिस, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड के वो इसके इक्वल होती है, रिलेशन से हम फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये n क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर देते हैं, और करंट कितना है 2 पॉइंट, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये 100, ये भी 100 ऊपर चला गया, दिस इज 50, ये डेसिमल हटा देते हैं, अब तो कैलकुलेशन ही ये आ गया यहाँ, तो ये 5 और 4 हो गया 20 पाई 10⁻⁻, पाई की वैल्यू भी फिल करनी पड़ेगी, 2 इंटू 3.4 कर देते हैं, और ये जीरो इसमें कंबाइन कर देते हैं 10⁻⁻, तो ये वैल्यू कितना मिला हमें, दिस इज 8 6 10⁻⁻, तो ये ऑप्शन ए मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ चार्ज पार्टिकल हैव द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें गिवन है 7.5 इंटू 10⁻⁻, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है कि जिसमें वो मूव कर रहा है 10⁻⁻10 वोल्ट, हमें पूछा गया है मोबिलिटी कितना हो, तो मोबिलिटी जो है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक, ये इसकी रेशो होती है मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू फिल कर दी हमने, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 10⁻⁻, अब सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड करने से 2.5 आएगा, और ये 10⁻⁶, तो ये मोबिलिटी की वैल्यू आ गई, ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर सफियर ऑफ रेडियाई R1 and R2 where R1 is equal to 1.5 times R2 through 1 Kelvin are in the ratio, हमें निकालना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें कितना हीट चाहिए, ठीक है, कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहते हैं, हमारे पास क्या है दो सॉलिड सफियर, ऐसे दो सॉलिड सफियर है किसके कॉपर के, एक का रेडियस क्या है R1, दूसरे का रेडियस क्या है R2, और रेडियस के बीच का रिलेशन ये गिवन, हमने 1 केल्विन के थ्रू जो टेम्परेचर है इंक्रीज करना है टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑब्वियस है हमें यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी तभी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो हीट जो है वो कितने इक्वल होता है, दैट इज मास स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर। अब देखिए मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, मास इज डेंसिटी, वॉल्यूम क्या आएगा, ये सफियर है, सफियर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर, तो ये m की वैल्यू इस q के रिलेशन में है, q क्या मिला डेंसिटी बाई 3 पाई आर क्यू इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर, तो यहाँ से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि जो Q है, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट जो हमें देनी है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, वो R³ के साथ डायरेक्टली वेरी कर, डिपेंडेंसी पता चल गई हमें रेडियस पे, अब इससे हम रेशो लिख सकते हैं Q1/Q2 इट इज इक्वल टू R1/R2 का, ठीक है। अब रिलेशन पता है हमें R1 और R2 के बीच में, R1 की वैल्यू 1.5 R2, और ये नीचे R2, ये कैंसिल हो गया फैक्टर, अब ये जो रेशो है ये किसके इक्वल आ गया
15 1.5 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/10 इसका क्यूब है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 3 15, 5 2 10, 3 15, तो ये क्या आया, दिस इज 27/8। ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से एक्सलरेट हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, v, तब वो एक्सलरेट हो रहा है। इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकाल, ठीक है। अब हमें पता है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो h/p के इक्वल होती है, और p को हम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं 2m इंटू E, है ना। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है किसके इक्वल होती है, q इंटू v। अब ये जो चेंज होता है दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, राइट। अब जो चार्ज था वो इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, तो इनिशियल तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, क्यू। तो ये जो वेवलेंथ का रिलेशन है हमारे पास क्या आ गया, 2m, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे h की वैल्यू फिल करेंगे, 2m q, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू, और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो हम, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। तो ये जो h है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता है, मास भी हम फिल कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज भी हमें, तो ये सारी कैलकुलेशन करके हमारे पास एक फॉर्मूला डायरेक्ट बनता है, दैट इज 12.27 अपॉन p एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास रिलेशन यहीं से बना है, इसमें ये सारी वैल्यूज फिल, हम ये डायरेक्ट रिलेशन याद रखेंगे, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो यहाँ से वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ हमें गिवन है 1.227 10⁻⁻2 नैनोमीटर। अब क्योंकि ये रिलेशन में वेवलेंथ क्या है, एंगस्ट्रॉम में है, इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हैं हम। जो 1 नैनोमीटर है वो किसके इक्वल होता है, 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी वेवलेंथ कितनी आ गई, 1.227 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10। तो ये हमारे पास, अगर इस 10 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये मुझे मिलेगा 12.27 इंटू 10⁻⁻। तो अब वेवलेंथ मिल चुकी है, इस फॉर्मूला में हम वैल्यू फिल कर देते हैं। वेवलेंथ कितनी है, 12.27 इंटू 10⁻⁻2, 12.27 अपॉन रूट, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो रूट वी जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1/10⁻², और रूट वी की वैल्यू 10⁻²। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारे पास 10⁴। डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेकिंग इनटू काउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे 0.00, तो जब हम ये सब्ट्रैक्शन करेंगे ये हमारे पास कितना आया, पॉइंट, ये रिजल्ट मिल रहा। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है कि जिसमें जिसमें हम हमारा लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगा उतने ही हमें फाइनल रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे इस नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2, इसमें कितने हैं, 4, तो कम कितने हैं, वो है 2। तो यानी कि जो फाइनल रिजल्ट में हमारा जो डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए वो 2 होने चाहिए, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा ऑप्शन बी। Next question. A ball is thrown vertically downward with velocity of 20 मीटर पर सेकेंड from the top of tower. लेट्स से ये हमारा जो टावर है, ठीक है, यहाँ से एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका गया वर्टिकली डाउनवर्ड, और किस वेलोसिटी के साथ, की वैल्यू गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, ही आएगा क्योंकि इस वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ फेंका गया। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद द वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। जब ये नीचे जाएगी ग्राउंड को हिट करेगी, तो ग्राउंड को जब वो हिट कर रही है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, किस वेलोसिटी के साथ हिट कर रही है, 80 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा गया है टावर की हाइट कितनी है। हम मान लेते हैं ये जो टावर है
की हाइट क्या है, h है। ठीक है, g हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, ये वाला रिलेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल a s। तो v की वैल्यू क्या है 80 का स्क्वायर माइनस u कितना है 20 का स्क्वायर, दिस इज 2। a क्या है, देखो जब ये बॉल नीचे की तरफ आएगी तो इसकी एक्सलरेशन किसके इक्वल होगी, जितना एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू, a यहाँ पे किसके इक्वल है, g के इक्वल, और g की वैल्यू कितनी गिवन है 10, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। और ऐसे क्या हो गया, जितना उसने डिस्टेंस कवर करना है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करके नीचे आएगी, जितना इस टावर का हाइट है, तो इसको हम h लिख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं हम यहाँ पे, दिस इज 420h, तो ये मिला 6020h, और h की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पे, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, दिस इज 300, तो हाइट कितना आ गया 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्स्ड इन द वाटर एंड द वाटर राइजेस इन इट टू हाइट h, द मास ऑफ वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम। तो हमने, हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस क्या है r है, उसमें उसको हमने पानी में इमर्स किया तो पानी का लेवल उसमें राइज कर गया h हाइट तक, और जो मास हुआ है वाटर का वो कितना है 5 ग्राम। अब ऐसे ही उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, अनदर कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस 2r है, ठीक है, उसको पानी में इमर्स किया, देन मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन द ट्यूब, तो कितने वाटर जो राइज करेगा वाटर, उसका मास निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास ये रिलेशन होता है कि जो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज करता है h हाइट तक, वो किसके इक्वल होता है, रिलेशन h किसके इक्वल होता है 2 cos थीटा अपॉन रो r, ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब जैसे कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, बहुत थिन ट्यूब होती है ऐसे, ये तो मैं फिर भी थोड़ी सी थिक बना रही हूँ, ठीक है, तो ये बहुत थिन ट्यूब, तो इसमें जब वो राइज करेगा तो ये जो वाटर लेवल, आप शेप देख सकते हो कैसी शेप दिख रही है, सिलेंड्रिकल शेप दिख रही है, तो मास को क्या लिख सकती हूँ मैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं हम, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू फिल कर देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, h का रिलेशन क्या है 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी, ये रो से रो फैक्टर कैंसल, r से r कैंसल, तो m किसके इक्वल आ गया, पाई आर s cos थीटा अपॉन। अब यहाँ से देखो रिलेशन से हमें क्लियरली पता चल रहा है m किसके साथ वेरी कर रहा है, r के साथ डायरेक्टली, तो यहाँ से रेशो लिख सकते हैं हम इस फैक्टर से कि m1 अपॉन m2 इज r1 अपॉन r2। अब देखो फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब में मास कितना है, m1 की वैल्यू कितनी है 5 ग्राम, m2 तो हमें निकालना है, फर्स्ट ट्यूब का रेडियस r1 कितना है r, सेकेंड ट्यूब का रेडियस कितना है 2r, तो ये कैंसिल हो गया फैक्टर, तो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आ गई 10 ग्राम। तो जो सेकेंड ट्यूब है जिसका रेडियस 2r है, तब उसको हम कैप वाटर में इमर्स करते हैं, तो मास ऑफ वाटर कितना है 10 ग्राम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 40 resistance wire connected in the left gap of meter bridge। ओके, तो हमारे पास मीटर ब्रिज में क्या होता है, एक वायर होती है ये ऐसे, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या होती है 1 मीटर होती है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, गैप्स में कनेक्शन बने होते हैं, ये मेटालिक प्लेट्स के साथ यहाँ पे कनेक्शन बनाने, इसलिए ये प्लेट्स लगाई। तो उन्होंने बोला है कि लेफ्ट गैप में क्या है, कि रेजिस्टेंस वायर है, तब यहाँ पे एक वायर लगी हुई है, ठीक है, इट बैलेंसेस 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, तो राइट गैप में यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, हम इस वायर का रेजिस्टेंस ले लेते हैं कितना है r है, विच डिवाइड्स अ ब्रिज वायर इन द रेशो 3:2। अब जब उन्होंने बोला है कि जब बैलेंसिंग हो रही है, तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, जॉकी के साथ नल पॉइंट फाइंड करते हैं, बैलेंसिंग लेंथ की रेशो गिवन है, ठीक है, मान लो ये वाला एंड से ये लेंथ कितना है l, तो ये वाला कितना होगा 100 माइनस l, ये सेंटीमीटर, l सेंटीमीटर होता है ना, ये 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, तो अगर बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे l सेंटीमीटर है, इस तरफ कितना है 100 माइनस, तो यही जो रेशो है l अपॉन 100 माइनस l बैलेंस किया है ना यहाँ पे, तो ये बैलेंसिंग लेंथ की रेशो 3
ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, ये जो वायर हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, 1.5 मीटर। हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ 1 ओम फॉर द रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, कि अगर यहाँ पे एक ऐसी वायर लाएं जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम है, तो उसकी जो हमारे पास लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम ये वाली वायर की रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बैलेंस किया हुआ है ब्रिज, तो हमें पता है कि R ओवर L S ओवर 100 माइनस L, इसी तरह से हम लिखते हैं ये रेशो कि R के सामने बैलेंसिंग लेंथ L है, वो लिख दिया। ठीक है, S ओवर 100 माइनस L। अब ये जो S है ये तो नॉन रेजिस्टेंस है, S की वैल्यू क्या है, 10 है, तो R अपॉन L इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 माइनस L। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, R ओवर 10 किसके इक्वल आ गया, L ओवर 100 माइनस L, तो ये रेशो तो 3/2 के इक्वल है, तो R/10 इज 3/2, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। तो यानी कि ये जो वायर हमने लगाया है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम है। ठीक है, अब 15 ओम रेजिस्टेंस है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वायर का लेंथ कितना है, 1.5। हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ चाहिए जब रेजिस्टेंस जो हम यहाँ पे वायर लगा रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कितना हो, 1 ओम। तो 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए कितना लेंथ होगा, 1.5 डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻1। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द लॉजिक सर्किट शोन ट्रुथ टेबल इज, हमें यहाँ पे ट्रुथ टेबल फाइंड करना है। ठीक है, ये लॉजिक सर्किट गिवन है, अभी पहले अगर हमें आउटपुट का रिलेशन पता होगा, ठीक है, वो देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ए, ये कौन सा गेट है हमारा, नॉट गेट, तो जब हम ए इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन सा गेट है, नॉर गेट, तो नॉर में क्या इनपुट जा रहा है, ए बार। ठीक है, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है ना ये। और ये जो बी इनपुट दिया है ये आगे नॉट गेट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आगे नॉर में इनपुट क्या जाएगी, बी। अब हमें पता है जो नॉर जो है, नॉर क्या होता है, और का, और के ऊपर बार लगाते हैं ना हम, तो ये आउटपुट क्या मिलेगी नॉर की, ए बार प्लस बी बार का बार। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, ए, तो ये रिलेशन कैसा मिल रहा है, नैंड गेट का, सॉरी एंड गेट का। ठीक है, एंड गेट में ही हम ऐसे आउटपुट निकालते हैं ना, ए डॉट बी, तो एंड गेट वाली आउटपुट यहाँ पे हमें मिली। तो एंड गेट का ट्रुथ टेबल कैसा होगा, अगर एक भी इनपुट जीरो हुई तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, वन इनपुट, इफ एनी इनपुट इज जीरो, आउटपुट क्या मिलेगा, तो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ये जीरो है तो ऑब्वियस है यहाँ पे आउटपुट जीरो मिलेगा, ये इनपुट जीरो हो गई तो आउटपुट जीरो मिल रहा है, ये इनपुट जीरो हो गई आउटपुट जीरो मिल रहा है, यहाँ पे तो दोनों इनपुट हाई है तो वो तो वन ही मिलेगा, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,